हेलो एवरीवन। आज है 3 दिसंबर। आज के इस ऑसम सेशन में आपका बहुत वेलकम है। इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए जी, आज का सेशन तो स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन हम इससे पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो भी कंटेंट आता है आप उसको कंप्लीट वॉच करें, और उसके बाद आप जहाँ भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि आप उस पर एक्टिव रहते हैं किसी भी ज़रूरत के हिसाब से, तो आप वहाँ पे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोग, चाहे वो आपकी पर्सनल फ्रेंड है, रोज़ाना कम से कम 1 या 2 दोस्तों को तो ज़रूर शेयर किया करें। ये आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप ज़रूर शेयरिंग करेंगे। पहले ख़ुद कंप्लीट वॉच करेंगे, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट कर दें, और फिर उसके बाद शेयर करेंगे, ठीक है। और जो नए लोग हैं, वो जो जुड़ते हैं और हमें सुनते हैं, तो हमें सुनने के बाद वो इस गारंटेड कंटेंट की वैल्यू को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इससे पूरा बेनिफिट लेंगे हर एंट्रेंस और एग्जामिनेशन में। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, यानी QCL को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ठीक। उससे फ़ायदा ये होगा कि डेली के अपडेट्स आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आप दोस्तों। आज वैसे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, और आज के इस दिन की बधाई आपको इसलिए क्योंकि एक तो अवेयरनेस दूसरे लोगों में कि डिसेबल्ड नहीं, या तो वो डिफरेंटेबल या फिर वो स्पेशल एबल्ड भी हो सकते हैं, है ना। ED हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है और लोग काबिल हुए हैं, तो इसलिए तो स्पेशल एबल या डिफरेंटेबल, तो डिसेबल्ड या ना समझा जाए केवल और ओनली, ना समझा जाए, बल्कि क्या आप ये भी समझ सकते हैं कि हम डिफरेंटेबल हैं या फिर स्पेशल एबल हैं। तो ख़ुद को समझना कोई बुरी बात नहीं है, और ख़ुद के अच्छाई के लिए कोशिश करते रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कीजिए, इनबाउंड क्वालिटीज़ को बाहर लाइए, ठीक है। तो इसलिए आपको बधाई। दूसरी बात यह है कि उनके जो अभी तक जो उनका कार्य रहा है, जो भी उनकी वर्किंग रही है, उसको उजागर करने, उसको जैसा मैंने अभी कहा कि शो करने के लिए भी ये मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो एक तो दूसरे लोगों में अवेयरनेस कि केवल डिसेबल्ड ही नहीं है, या तो वो डिफरेंटेबल हो सकते हैं या वो स्पेशल एबल भी हैं, हो क्या सकते हैं। तो ये बात 2 वजह है, इसलिए इसकी आपको बधाई। और ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। आप देखिए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 2 दिसंबर को, यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वी ऑब्जर्व ऑन 2 दिसंबर। और कब से मना रहे हैं? तो वी ऑब्जर्विंग फ्रॉम 2001, यानी कि हम 2001 से अभी तक ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2001 में जो NIIT है ना, उसकी 20 बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी 20वीं वर्षगांठ थी, और 2001 में, और 2001 से ही ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। एक ये, और एक और मनाया जाता है 2 दिसंबर को, क्या? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। यानी ये जो गुलामी की जंजीर होती है, इसको तोड़ दिया गया बहुत पहले, और इसे तोड़ देने के लिए जो प्रयास हुए, उन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, और जो गुलाम बेचने खरीदने का जो व्यापार होता था, उसी को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दास बेचते थे, खरीदते थे, तो वही सब रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आपको पता है, बाकायदा गुलामों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, तो ये चीज़ थी। तो इसी का खात्मा करने के लिए, ठीक। और एक और मनाया जाता है भोपाल त्राजिदी दिवस, ट्रेजिडी डे भी कह सकते हैं। कौन सा?
2 दिसंबर और 3 दिसंबर की जो रात गई है ना कल की, 1983 में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था भोपाल में। ये हुआ था, एक बहुत बड़ा त्राजिडी हुई थी, ट्रेजिडी कहिए चलिए इंग्लिश में। तो ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट ही थी, सही बात है। हाँ, मैं भूल तो नहीं गई हूँ कहीं? नहीं नहीं नहीं, वही थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, बस आइसोसाइनेट याद रखिए। अगर मैं भूल गई होंगी तो कुछ देख के बताऊंगी, लेकिन भूली नहीं हूँ जहाँ तक मुझे याद है अभी तक। भोपाल गैस कांड के में जो लोग जख्मी हुए, जो घायल हो गए थे, जो हादसा हुआ, जो लोग जिन्होंने अपनी जानें दे मतलब गंवा दी थी, उनके उसमें ये मनाया जाता है, ये वाला भोपाल गैस त्रासदी डे यानी दिवस, ठीक है, 2 दिसंबर को। तो कितने हो गए अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन प्रथा, भोपाल गैस त्रासदी दिवस, और एक और हो गया था अभी बताया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को 3 हो गए। 1 दिसंबर को बताया था, एक तो बीएसएफ ने अपना 57th स्टैब्लिशमेंट डे मनाया है ये 1 दिसंबर को, और एक वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया है 1 दिसंबर को। तो 1, 2, 3 ये तीनों दिन के मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेज बताए, इनको बहुत ही ध्यान से सुनिए और दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीत लिया है? तो किसने डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 7वें नंबर का है, सॉरी क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में किसको 7वां यानी 7th नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अभी वी प्रवीण राव को ये 2017 से 2019 के लिए मिल रहा है, और इसमें 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। 2 लाख रुपए की अमाउंट होती है। तो वी प्रवीण राव को मिला है 2017 से 2019 के लिए। कौन सा है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 7वें नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे किस राज्य मंत्री ने अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक, यानी इसको बोलेंगे, इसका नाम है, ये तकनीक का नाम सुन लीजिए, किस राज्य मंत्री ने अद्वितीय पहचान यानी अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है? तो इसका नाम है यूनिक। क्या नाम है इस टेक्निक का? यूनिक। ये जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए, क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया था कि किस राज्य मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है, पर मैंने बताने लग गई, जैसा दिमाग में आता है वैसा करती हूँ। तो बताने लग गई हूँ कि आपको यूनिक नाम है इस टेक्निक का। ये पेंशन भोगियों के लिए जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट है उस पर इनकी ये टेक्निक के ज़रिए, मतलब जब तक ये जीवित है इनको पेंशन मिलेगी। तो अद्वितीय पहचान तकनीक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? यूनिक है। और किसके लिए? पेंशन जो भोग रहे हैं, पेंशन का जो लाभ ले रहे हैं, पेंशन जो गेनर है उनके लिए। ठीक है, और ये किसने लॉन्च की है? स्पेशल पहचान यानी अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक जिसका नाम यूनिक है। तो ये जो है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए है, स्पेशल फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह बताइए, साइंस एंड टेक राज्य मंत्री है ना, साइंस एंड टेक है या कोई और है? बताइए, इनके बारे में बताइए मुझे। वैसे मैंने तो बताया है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप उसमें हाँ करेंगे, ना करेंगे, या अपनी तरफ से बताएंगे। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए क्यों, ये साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं या नहीं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने नेशनल राइफल्स में महिलाओं की श्रेणी यानी कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल्स में और कौन सा पदक जीता है? तो ये है क्वेश्चन, कैसे भी बन सकता है, किसने और कौन सा महिलाओं की श्रेणी में एयर राइफल्स में। ठीक है, तो पहले तो इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है राजश्री संचेती। क्या नाम है? राजश्री संचेती। और इन्होंने नेशनल राइफल्स में
क्या, नेशनल राइफल्स में विमेन कैटेगरी में अभी 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल, ये आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्पादन यानी प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर पूरे वर्ल्ड में कौन रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरा समझते हैं ना, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो का यूज़ होता है, फिर उस प्लास्टिक कचरा बनता है उसका। प्लास्टिक मतलब ये वाला मत समझिएगा, डिस्पोजेबल जो होता है, ये प्लास्टिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टोटल प्लास्टिक वेस्ट की। जैसे चाइना ई वेस्ट के मामले यानी ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। ई वेस्ट क्या होता है? हेडफोन, टूटे हुए चार्जर, पेन ड्राइव्स, ये वो ख़राब वाली, ऐसा सब कचरा। ऐसी प्लास्टिक के भी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे यूजेबल, आपको तो पता ही है। तो पहले ही बताया था प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन है? यूएसए। हालांकि प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 2 पर चाइना है, लेकिन चाइना से 2 गुना से भी ज़्यादा अमेरिका प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कर लेता है। तो नंबर 1 पर कौन है प्लास्टिक वेस्ट में? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका की बात है तो जो इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? ट्रुथ सोशल, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था यूएसए ने, फिर रशिया ने छोड़ा। डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए यूएसए ने, ठीक है, ये बात हो गई। और यूएसए और इंडिया के बीच में कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प, वैसे तो पासेक्स भी होती है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये सब एक्सरसाइजेज होती हैं। कमला हैरिस फिनोमिनल विमेन, ये एक बुक लिखी है इनकी। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, इनकी जीवनी पर किसने लिखी है? चिदानंद राज गट्टा ने, ठीक है। और ये भारतीय मूल की हैं। वैसे इनके जो हस्बैंड हैं डगलस हॉब्स, वो सेकंड जेंटल ऑफ यूएसए भी हैं, ठीक है, ओके। और कमला हैरिस ने खुद कौन कौन सी बुक्स लिखी है? एक तो लिखी है द ट्रुथ बिहोल्ड, एक लिखी है स्मार्ट ऑन क्राइम, और एक और लिखी है थर्ड वन सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ठीक है, 3 बुक। अब प्रेसिडेंट बचते हैं, कौन है? करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और इन्होंने प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिस टू कीप, ये बुक्स लिखी हैं। जैसे इनके एक बेटे हैं हंटर बाइडन, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, मैंने कई बार आपको बताई है, बहुत अच्छा नाम है वो बुक का, अगर याद है तो बताइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ़ीकुल इस्लाम का निधन हो गया, यानी इनकी डेथ हो गई रफ़ीकुल इस्लाम की। ये कौन थे? तो ये एक बांग्लादेश के फेमस पोएट थे, बहुत फेमस कवि थे रफ़ीकुल इस्लाम, और अभी इनकी डेथ हो गई। इनको बांग्लादेश के दो सर्वोच्च मतलब पुरस्कार, 2 जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया जा चुका है रफ़ीकुल इस्लाम को। एक तो है स्वाधीनता पुरस्कार, कौन सा? स्वाधीनता पुरस्कार, और दूसरा है इकुशी पुरस्कार, इकुशी पुरस्कार। तो इकुशी पुरस्कार और स्वाधीनता पुरस्कार, ये 2 बांग्लादेश के नागरिक सर्वोच्च सम्मान हैं, ऑनर हैं, सिविल ऑनर हैं, जिनसे अभी रफ़ीकुल इस्लाम को सम्मानित किया जा चुका था, और अब इनकी डेथ हो गई। बांग्लादेश और भारत के बीच में आपको पता है हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक सेवा परियोजना का फिर से शुभारंभ हो गया है, यानी प्रारंभ हो गई है। और सॉरी, और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है, ये भी आपको पता है, ये एक ब्रिज है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है संप्रति। और बांग्लादेश ने भी खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लिया है या करने जा रहा है, अब घोषणा हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। क्या नाम है? जोग, क्या नाम है? जोग, ये खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है बांग्लादेश ने, क्योंकि फ्री जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं, यानी फ्री इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाने वाली जो फ्री इंटरनेट डेटा देती हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वो नेट नहीं देंगी, ये भी घोषणा हुई थी। फिर अब घोषणा हुई कि जो बांग्लादेश है वो अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ की? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, ठीक है, याद रखना है आपने।
क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन आधारित, लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने अभी सबसे महंगे शहरों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर यानी वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटी या वर्ल्ड कॉस्टली सिटी कौन सा रहा है? तो ये रहा है तेल अबीब। तेल अबीब जो है ये इज़राइल का एक शहर है, जिसके बारे में अक्सर बताया है कि यहाँ की एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है ना। तो यही शहर है जो लंदन बेस्ड EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की यानी वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटीज़ की जो लिस्ट आई है उसमें सबसे नंबर 1 पर रहा है। सबसे महंगा शहर है तेल अबीब, इज़राइल में है। आयरन डोम सिस्टम के बारे में बताया था, एक और सिस्टम में डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया। ये एक था आयरन डोम और एक और इसके बाद आयरन डोम का क्या कि ये हवा में ही जो भी कुछ ये मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको ध्वस्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। और उसके बाद एक और बताया मैंने, मिसाइल ने बहुत शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। कौन है? नफ्ताली बेनेट है प्रधानमंत्री, और प्रेसिडेंट कौन है इनका नाम भी बताया, इसहाक हर्जोग। कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलेम। आयरन डोम का नाम जो इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें आपने खूब सुना होगा। करेंसी क्या है? करेंसी इज़राइली न्यूज़ सेकल, ये आप याद रखो कि इज़राइल के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने महिलाओं को, महिला उद्यमियों यानी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, किस बैंक ने अभी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ऊषा इंटरनेशनल, ऊषा की मशीनें तो बहुत सुनी होंगी आपने, सिलाई मशीन, इसके बहुत से सिलाई स्कूल वगैरह खुलेंगे और जो महिलाएं ट्रेनिंग लेती हैं, बहुत बड़े लेवल पर महिलाएं काम करती हैं। तो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कौन से बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऊषा इंटरनेशनल के साथ एक समझौता किया है, जिससे कि उनको फंड दिया जाएगा और वो फिर खुद का कोई उद्यम स्टार्ट कर सकती हैं, कोई इनिशिएटिव लगा ले सकती हैं, अपना कोई स्टार्ट कर सकती हैं अपना खुद का उद्यम। कौन? ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता करने के बाद ये फंड मिलेगा उन्हें, महिलाओं को। ये तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके साथ समझौता किया है, ऊषा इंटरनेशनल के साथ। दिनेश कुमार खारा ये इसके जो हैं प्रेसिडेंट हैं SBI को, और SBI पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, मैंने आपको बताया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है SBI का और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विकास पर्यटन निगम यानी बोलेंगे इंडियन यस को बोलिए, निगम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाँ तो इंडिया टूरिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हिंदी में सुनिए भारतीय पर्यटन विकास निगम, क्या? इंडिया टूरिस्ट, भारतीय पर्यटन, टूरिज्म, टूरिस्ट भी नहीं है, पर्यटक होता है टूरिस्ट और टूरिज्म होता है पर्यटन। तो इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड या कॉरपोरेशन टूरिज्म लिमिटेड ऑफ इंडिया, या है ना, ऐसे भी कह सकते हैं कॉरपोरेशन, टूरिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया या इंडिया लिमिटेड कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो बहरहाल भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं सम्मित पात्रा। कौन बने? सम्मित पात्रा, सुमित नहीं, सम्मित पात्रा। ये अभी टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष सम्मित पात्रा। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज ये लंबे कूद में एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में महारत रखती हैं और उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है? तो नागालैंड ने अपना 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया है। बताइए कौन सा? कोहिमा कैपिटल है। अभी यहाँ पर बताया था आपको कुछ आयोजित हुआ है, किसका आयोजन हुआ है कोहिमा में? अच्छा,
और ये भी बताना है, क्योंकि इससे ही आपका मेंटली डेवलपमेंट होगा। जो मेंटल डेवलपमेंट कर पाएंगे वो इन्हीं बातों से कर पाएंगे जो मैं आपको बताती हूँ। गारंटेड कंटेंट तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपकी भी होनी चाहिए ना। तो नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी संभाल रहे हैं, अभी गवर्नर है असम के, यही संभाल रहे हैं नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पुष्कर महोत्सव 12 साल के बाद किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, हो गया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। पुष्कर महोत्सव तो मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में 12 साल के बाद। 2009 में मनाया गया था ये शादीपुरा घाटी जम्मू कश्मीर में, और अभी भी शादीपुरा घाटी ही में मनाया गया है। किस घाटी में? शादीपुरा घाटी में मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ये वहीं मनाया जाता है जहाँ अलग अलग स्थानों पर, और वहाँ मनाया जाता है जहाँ क्या होता है कि मतलब जहाँ पर नदियों का अलग अलग संगम होता है ना, अलग अलग जहाँ रिवर का संगम होता है, जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ भी अलग अलग नदियों का संगम होगा वहाँ मनाया जाएगा। तो ये 2009 में भी शादीपुरा घाटी में मनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, और अब फिर 12 साल के बाद मनाया गया है ये, लेकिन अभी भी शादीपुरा घाटी में ही मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। और अब कन्फ्यूजन क्या होगा कि पुष्कर महोत्सव तो जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन एक होता है पुष्कर मेला, उसका आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में। क्या? पुष्कर मेला, इसका जो है आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में। साइक्लोथॉन, पेडल फॉर डल प्रोग्राम और कार खंडर योजना, और मैंने सारे नेशनल पार्क्स वगैरह वगैरह, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम मैंने आपको बता दिया है, तो तमाम बातें आप याद रखेंगे। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओयो ने अपना स्ट्रैटेजिकल एडवाइज़र यानी स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक, ओयो ने अपना रणनीतिक सलाहकार अभी किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष को बनाया है? ये किस बैंक के अध्यक्ष को बनाया? तो ये पूर्व अध्यक्ष हैं, इसलिए मैंने कहा पूर्व अध्यक्ष। तो रजनीश कुमार साहब, जी हाँ, रजनीश कुमार का नाम कौन नहीं जानता, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रजनीश कुमार, और इन्हीं को स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ये एडवाइज़र, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया है किसने? ओयो ने अपना। और एसबीआई का हेडक्वार्टर वगैरह तो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था, ये मैम ये पैलेंडियोर होता है ये बैलेंडियोर? तो बैलेंडियोर होता है दोस्तों, बैलेंडियोर। अगर मैंने गलती से पैलेंडियोर बोल दिया हो या आपको सुनाई पड़ गया हो ऐसा, तो इसके लिए सॉरी। बैलेंडियोर बताया था ना, फुटबॉल मैगजीन ने दिया है, फ्रांस की है। किसको मिला है 7वीं बार? लियोनल मेसी। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, इसलिए बता रही हूँ। तो बैलेंडियोर 7वीं बार किसने जीता है? लियोनल मेसी ने। और किसने दिया है? सब बताया है। बैलेंडियोर, फिर से सुन लीजिए, बैलेंडियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने द स्टोरी ऑफ अंबुजा created group the story of Ambuja of created group, a ordinary man and extraordinary company, अपनी आत्मकथा लिखी है। बस इतना याद रखिए यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो याद रखिए द स्टोरी ऑफ अंबुजा, और एक लास्ट का याद रखिए एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। तो हाल ही में अभी किसने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ अंबुजा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, बीच का गायब कर दो, शुरू और लास्ट का याद रखें। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ अंबुजा सीमेंट का नाम तो सुना है ना, द स्टोरी ऑफ अंबुजा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी लॉन्च की है? तो ये हैं नरोत्तम शेख सरिया। ये अंबुजा सीमेंट की, ये अंबुजा कंपनी याद रखें, अंबुजा कंपनी के फाउंडर हैं। बस मुझे अंबुजा सीमेंट याद है, इसलिए मुझे उसी का नाम मेरे मुंह पर आया। बहरहाल अंबुजा कंपनी क्या क्या बनाती है ये मुझे क्लियर नहीं पता, क्या क्या प्रोडक्ट्स और बनाती है अगर सीमेंट के अलावा। सीमेंट का तो मुझे पता है, सीमेंट। तो द स्टोरी ऑफ अंबुजा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, ये अपनी आत्मकथा लिखी है शेख नरोत्तम सरिया ने। नागालैंड ने जो अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को, तो ये कौन सा मनाया है? 59th। कौन से नंबर का? 59वें नंबर का। अब ये 59वां अगर 1 दिसंबर 2021 1 दिसंबर 2021 में मनाया है नागालैंड ने,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहला जब नागालैंड का स्थापना दिवस मना था, यानी 59वां है ये, तो फिर ये जो राज्य का दर्जा, मतलब स्टेट का जो दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ नागालैंड को, जब ये 59 नंबर का है। तो आप ये अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, 59वां था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितने परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये अनुमानित घोषणा या अनुमान व्यक्त किया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च IRR ने, और वित्तीय वर्ष 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहने का कि कितनी प्रतिशत रहेगी, ये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कितना? 9.4%। तो इस तरह कहेंगे, वित्तीय वर्ष 2022 में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का जो अनुमान व्यक्त किया है वे है 9.4%, 9.4%। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।